नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनका फोकस डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहा है और खास करके जब विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन और रेल व्यवस्था भारत में हो तो उसे विश्व पटल पर किस तरीके से खास और अनोखा बताना है, इसकी भी कवायद रेलवे मंत्रालय द्वारा की जा रही है। आखिर किस तरीके से आने वाले सालों में इस पर पूरा फोकस होगा, कितने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन होंगे, उनकी खासियत क्या होगी, इन सभी चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश। आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की जब बात हो रही है, किस तरह की कवायद मंत्रालय कर रही है, कितने देश के ऐसे चुनिंदा शहर होंगे जिन पर इसमें पहले फेज पर काम किया जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने कई संकल्प किए हैं। रेलवे जो हमारी सबसे बड़ी लाइफलाइन है, उसको हम गति देने के लिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए और नया रूप देने के लिए हम सब कटिबद्ध है। परिवार के लिए जिस तरह से सोचा जाता है, इस तरह से सभी कर्मचारियों के साथ में, सभी ऑफिसर्स के साथ में हम लोगों ने तय किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम कुछ न कुछ नया करेंगे। वर्ल्ड क्लास स्टेशन जो प्रधानमंत्री के मन के सबसे नज़दीक वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें सबसे पहले गांधीनगर वाला स्टेशन जो बना, जिसके ऊपर 5 स्टार होटल भी बनी और पीपीपी मॉडल पे ये किया गया, उसी तरह से आईआरसीएसटीसी के माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे को सपोर्ट करेगा, उसके माध्यम से पूरे देश के 75 स्टेशन को हम लोगों ने ऐसे पीपीपी मॉडल के लिए बनाने के लिए सोचा है। हर एक स्टेट से जहाँ बड़े स्टेशन होंगे, जहाँ पे आना जाना होगा, जहाँ रेलवे की बहुत सारी जगह होगी, वहाँ पीपीपी मॉडल पे इस तरह के स्टेशन डेवलपमेंट की बातें वो बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। बिल्कुल 75 ऐसे स्टेशन होंगे जो वर्ल्ड क्लास होंगे, लेकिन ट्रेन को सुचारू करना और इन सब के साथ साथ मंत्रालय का फोकस इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी है। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देश को चाहिए, रेलवे विभाग को, और इसके लिए भविष्य में किस तरीके से काम किया जाएगा? लास्ट माइल तक हम लोगों की सेवा भी कर सके और फ्रेट के लिए भी अगर रेलवे का उपयोग होगा, दोनों तरह से सोचा जा रहा है, पैसेंजर के लिए भी और जो हमारे देश का जो विकास हो रहा है, जो हमारे पोर्ट वगैरह है वहाँ से, और जहाँ रेलवे लाइन के साथ साथ में ट्रेन से ये आना जाना होगा माल वाहन का, तो उससे रेलवे को फायदा मिलेगा। तो उसके ऊपर फोकस करने के लिए दोहरीकरण का काम चल रहा है, सिग्नलिंग का काम चल रहा है, नीचे केबलिंग का काम भी चल रहा है। जो केबल रेलवे की लाइन के साथ साथ में लगेंगे, इसके हिसाब से ये सिग्नलिंग ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि जो ट्रेन चलाने वाला जो हमारा मैन होता है वहाँ पे रेलमैन, तो उनको भी कम स्ट्रेस से वो अच्छे से और स्पीड से ट्रेन चल सके, इसके लिए सरकार कवायद कर रही है। और इसके लिए फोकस भी किया गया है। कई सारे स्टेशन और कई सारे स्टेट, जैसे गुजरात को देखा जाए तो ये रेलटेल के माध्यम से पूरा केबलिंग का काम खत्म हो चुका है। कई स्टेट्स में ऐसे काम बहुत गति से आगे बढ़ रहा है। किस तरह से, मतलब मैम आपने बताया कि अंडरलाइन भी वायर होगा, तो लाइन की जो दोहरीकरण होगा वो जब काम शुरू होगा उसी के साथ में केबल के लाइन लगेंगी और सिग्नलिंग भी होगा, क्योंकि ये केबल के माध्यम से ही सिग्नलिंग वगैरह जो लगेंगे, जो क्रॉसिंग के ऊपर होंगे। और वहाँ पे हम लोग मानव रहित फाटक करने के लिए भी सोच रहे हैं, फ्लाईओवर्स भी बन रहे हैं। जहाँ जहाँ शहर गांव आता है, जहाँ क्रॉसिंग होते हैं, वहाँ पे एक्सीडेंट कम हो, लोगों को आसानी रहे, आना जाना आसान रहे, इसी के लिए सरकार ये सब सोच रही है। इस बात पर क्या पुरानी जो सरकारें थी उस पर काम करने में रह गई कि जो वापस से इस तरीके की कवायद हाथ रखी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर? नहीं, काम तो होता था लेकिन उसकी गति कम थी। जैसे पहले काम होता था कि अगर हम लोगों को कोई टारगेट दिया जाता है तो आज 100 किलोमीटर का काम होगा, तो उसके बदले में बहुत कम काम होता था। तो आज जो टारगेट हम लोगों ने सेट किया है कि जिस समय में, जैसे मैं बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां उन्होंने ये प्रोजेक्ट कब खत्म होंगे उसका भी टारगेट तय कर लिया है। तो उसी के आधार पे उसकी प्लानिंग होती है, उसका कमीशन होता है, उसका काम शुरू हो जाता है, इसकी इतनी मैन पावर लगते हैं और इसी के हिसाब से प्रोजेक्ट चलते हैं। कोरोना
काल जब से शुरू हुआ है तब से अभी भी कई ट्रेनें हैं जो पटरी पर नहीं आई हैं। सहूलियत जो यात्रियों को पहले कोरोना के पहले मिल रही थी उस तरह की सहूलियत नहीं मिली है, तो वो व्यवस्था कब से लोगों को सुचारू रूप से मिल पाएंगी? कोरोना के समय में हम लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ रेल ही ऐसी थी कि वो चल रही थी, जिसने ऑक्सीजन की टैंकर भी चलाए, जिसने अपने श्रमिकों को भी लेके गई और उसके साथ साथ में पीपी किट भी लेके गई, खाना भी लेके गई, दवाई भी लेके गई। तो रेल हमेशा चलती रही है, लेकिन बैक टू नॉर्मल लाइफ के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हम 2-3 दिन में हम लोग 100 करोड़ की वैक्सीनेशन के ऊपर पहुंच जाएंगे। रेल परिवार ने पूरा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है, कोविड के लिए तैयारी करके उन्होंने वैक्सीन करवा ली है, उनके परिवार को भी वैक्सीन लग जाए। लेकिन जहां पे स्टेशन के आना जाना होता है तो वहां हम लोगों को सावचेती से आगे बढ़ना पड़ेगा और सब स्टेट के ऊपर भी डिपेंड रहता है। जिस तरह से गुजरात है तो महाराष्ट्र में कई लोगों को छूट नहीं मिलती क्योंकि वहां पे ज्यादा केसेस है। तो उसी तरह होता है, जो स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने टारगेट कोविड के हिसाब से वैक्सीनेशन के कंप्लीट कर लिए, वहां उस तरह से डिमांड से हम लोग दिवाली से पहले काफी ट्रेनें शुरू होने लग गई है। मैम, जिस तरीके से भूतकाल की भी बात करें, सेंसिटिव और भीड़ भाड़ वाला इलाका हमेशा से रेलवे स्टेशन रहा है, क्योंकि मौजूदा सरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी संजीदा भी रहती है। तो मंत्रालय किस तरीके से इन रेलवे स्टेशन या रेलवे प्रीमाइसेस के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें सुरक्षा मुहैया कराएगी, हाईटेक सुरक्षा मुहैया करा सके? सभी रेलवे स्टेशन के ऊपर आरपीएफ के जवानों द्वारा सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग होती है। वहां पे भी स्टेशन के ऊपर भी वैक्सीनेशन सेंटर लगते हैं। जो आने जाने वाले लोग होते हैं वहां पे टेस्टिंग भी होती थी और कम से कम लोग ट्रेन को जहां पे कोई ट्रैवलिंग करता है तो उनको छोड़ने के लिए, आने के लिए, जहां ज्यादा आना जाना होता है वहां प्लेटफॉर्म टिकट के दाम के हिसाब से ये कंट्रोलिंग चलती है कि वहां पे सुरक्षा के हिसाब से और भीड़ ना हो इसके हिसाब से कम लोगों को वहां जाने दिया जाता है। तो बुकिंग के साथ साथ में ट्रेन के सफर में आसानी रहे, स्वच्छता से समय पर ट्रेन चले, वो हमारा पहला टारगेट है। मैम, आपको पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन का भी कारभार देखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रखा है। 2 स्टेट के बीच बुलेट ट्रेन पीएम मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। गुजरात की तरफ तो ये काफी तेजी से काम हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक कह सकते हैं कि मामला उलझा हुआ है। किस तरीके से सुलझाया जाएगा, कब तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा? जब विकास की बात होती है तब सबको अच्छा लगता है, तो कोई भी स्टेट कैसे भी हो, लेकिन जैसे पर्यावरण के नाम पर वहाँ पे कुछ बातचीत चल रही थी गांव में जाके वहाँ पे, जैसे मेरे दूसरे एमओएस दानवे साहब है, उन्होंने महाराष्ट्र के अध्यक्ष और वहाँ के मंत्री होने के नाते बहुत सारे एफर्ट भी किए हैं, बातचीत भी की है। और जिस तरह से अहमदाबाद से उमरगांव तक के जो पिलर लगने हैं, जिसका काम चलना है, जो दिखना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बुलेट ट्रेन का काम बहुत गति से चल रहा है। पर महाराष्ट्र सरकार क्यों नहीं? वो भी कर लेगी, धीरे धीरे आ जाएगी, उसके लिए भी बातचीत चल रही है अपने ऑफिसर के लेवल पे, वहाँ पे भी बातचीत हो रही है। टाइम पर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? हम लोगों ने सोचा है कि 2024 के पहले हम लोगों को जो अहमदाबाद से शुरू होने वाला जो गुजरात का हिस्सा है, इसमें हम लोग कुछ न कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर ही देंगे। मैम, जैसे कोरोना काल की बात करें, लगभग सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं, सभी रोजिंदा कह सकते हैं चालू हो गया है। ट्रैफिक रेलवे में कितना बड़ा है? नहीं, ट्रैफिक डिमांड आती है, लोगों के पास आती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तहत आती है, सरकार जो हमारे डीआरएम जीएम के पास भी कई सारी व्यवस्था के लिए कि ये ट्रेन पहले जैसे चलनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं मानवीय सुविधा के ऊपर, क्योंकि हमारी जान है तो जहान है के सूत्र को साकार करते हुए हम लोगों ने सोचा है कि वैक्सीन लगने
होने के बाद ही ट्रैवलिंग हम नॉर्मल करेंगे। लेकिन फ्रेड के लिए बहुत सारे प्रयत्न हो रहे हैं। कृषि रेल चलाई जा रही है, टेक्सटाइल की सबसे पहली टेक्सटाइल के मटेरियल को लेके, साड़ियों को लेके यहाँ से सूरत से ट्रेन चली। इसी तरह से कोल लेके जा रही है, स्टील लेके जा रही है। जो पोर्ट से जो लोग वहाँ से कुछ मंगवाते हैं, बाहर से इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें भी ट्रेन का ज़्यादा उपयोग हो जाए, तो उसके लिए सरकार बहुत कटिबद्ध है। बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी, उसके बाद और ट्रैफिक बढ़ेगा, आप मानते हैं? सभी हम लोग जिस तरह से नॉर्मल होते हैं, क्योंकि बच्चे को हम लोगों को सबसे ज़्यादा संभालना भी है, और बच्चे के लिए भी शायद पहला ऐसा देश होगा कि इतने बड़े देश के इतने सारे बच्चों को वैक्सीन लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है, उनकी ट्रायल शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े कम होते जाएंगे, हम लोग नॉर्मली ये ट्रेन चलाएंगे। मैम, जो हमारा नॉर्थ कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया है भारत का, वहाँ पर नेटवर्क बढ़ाने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है? 2 एरिया मैंने खुद देखे हैं जिसमें मैं गई थी। एक उत्तराखंड जो चारधाम की सर्किट चलने वाली है, वहाँ पे जो पहाड़ी इलाके के अंदर जिस तरह से रेल का काम चल रहा है, सच में वहाँ के इंजीनियर और वहाँ के हमारे जो कर्मचारी जो लोग हैं, वो बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। उन्होंने ही ये तय किया है कि हम लोग ये टारगेट बहुत जल्द पूरा करेंगे। और ऐसा होता है कि उसका काम जब शुरू होता है, तो ऐसा नहीं होता कि टनल का काम शुरू हुआ, उसका काम शुरू हुआ, वो खत्म होगा, बाद में दूसरा होगा। एक साथ में 10 जगह पे कमीशन हो गया, तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, आगे भी चल रहा है, तो एक साथ में करके फिर उनको जोड़ा जाएगा। सबसे लंबी जो टनल बनी है, वो भी मैं खुद देख के आई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से, वहाँ के टेक्नीशियन के साथ में, जियोग्राफिकल साइंटिस्ट को साथ में लेके ये काम चल रहे हैं। और ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी ये से काम चल रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के गुवाहाटी में भी मैं इसका दौरा करके आई, तो वहाँ पे भी विस्टाडोम जो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो ट्रेनें चलती है, कि वहाँ पे जंगल के बीच में से ट्रेन जाएगी, पूरा कांच का कवर होगा, उसकी भी बहुत डिमांड है। जिस तरह से गुजरात के डांग के हिली एरिया में शुरू किया है हम लोगों ने, बिलीमोरा से वघई तक की, ऐसे ही ट्रेन कई और इलाके में भी चल रही है। हाँ, तो किस तरीके की सोच है, क्योंकि आसाम में काफी टूरिज्म बढ़ सकता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो सरकार वहाँ के लिए, जैसा आपने बताया कि कांच की ट्रेनें हैं, तो क्या इस पर कितना गहन विचार किया जाए? सब जगह पहुँच चुकी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आत्मनिर्भर भारत के नाते हम लोग वहाँ यहाँ पे बनने वाले डब्बे और यहाँ पे बनने वाली ट्रेन, जिसका टारगेट प्रधानमंत्री जी ने खुद रखा है, जो वंदे भारत ट्रेन है हमारी, जो वाराणसी और दिल्ली के बीच में चलती है, जो कटरा, दिल्ली से कटरा चलती है, तो उसी तरह की ट्रेनें 75 ट्रेन आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरे देश में हम चलाने का संकल्प किया है। जम्मू उधमपुर रेलवे ट्रैक है, उधमपुर बनियाल तक बन रहा है, बनियाल से बारामूला तक का है, ऐसे में कश्मीर लद्दाख तक रेलवे ट्रैक भी बन रहा है, तो कब से जम्मू लद्दाख तक सीधे जा सकेंगे? वो 23 का टारगेट रखा है उन्होंने। खुद कैबिनेट मिनिस्टर भी गए थे जम्मू पे, वैष्णो देवी तक पहुंचे थे वो ट्रेन से, और वहां पे मैं खुद देख के आई। बारामूला खुद गई थी मैं, और बनिहाल वाला ट्रैक में श्रीनगर से जब मैंने ट्रैवलिंग किया, तो वो काम भी बहुत गति से चल रहा है, और कश्मीर के लिए, पूरी घाटी के लिए ये गेम चेंजर होगा। जिस तरह से मैं पुलगाम गई थी, तो पुलगाम में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहां तक ट्रेन पास में जा रही है, तो लोगों की अपेक्षा भी बढ़ी है। वहां के लोग भी मांगने शुरू हो गए कि जिस तरह से भारत के बाकी देशों में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह की डेवलपमेंट उन लोगों को भी चाहिए। तो विकास जिस तरह से गति पकड़ रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री की सोच है, उसी सोच के साथ में रेलवे भी काम कर रहा है। मैम, एक राष्ट्रीय कह सकते हैं मुद्रीकरण पाइपलाइन जैसी कुछ योजनाएं लेकर सरकार निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष इसे देश की संपत्ति के साथ जोड़कर देख रहा है। आंकड़ों का खेल जो है वो समझ नहीं आता, लेकिन संपत्ति बेचने या निजीकरण जैसे करने के मुद्दे आखिर किस तरीके से योजनाओं को लोगों के तक हितकारी होंगे? आज़ादी के 70 साल में उनको जो करना था वो तो कुछ किया नहीं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, जो सुविधा देनी थी, वहाँ कुछ गए नहीं। हम लोग कुछ नए आइडियाज लेके, मुझे ये बताओ कि हम लोग जब
गांव में भेड़ बकरियां पालने वाला जो बंदा होता है वो अपनी दूध बेचता है तो भेड़ बकरियां थोड़ी चली जाती है। अगर हमारी रेलवे के ऊपर कोई ट्रेन और कोई चला लेगा तो ट्रेन की प्रॉपर्टी थोड़ी चली जाएगी। और जो बहुत सारी ऐसी भी जगह है जो रेलवे के आसपास में बनी है, जैसे मैं बताऊं कि कॉलोनी बनी है जो पुरानी हो चुकी है, अगर ये कॉलोनी को मल्टी स्टोरीज बना लिया जाए और बाकी की जगह प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाए मॉल्स या कुछ जगह बनाने के लिए और वो ही डेवलप करके दे देंगे, तो ये आधुनिक सोच के साथ में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी सुविधा देने के लिए सोच रहे हैं, तो विपक्ष का काम तो वो करे, लेकिन हमारा काम जो होता है कि नयापन देना, उन लोगों को सुविधा देना और जल्द से देना, वो ही टारगेट लेके चल रहे हैं। ज्यादातर यात्री शिकायत कर रहे हैं कि वही ट्रेन है लेकिन स्पेशल बताकर भाड़ा ज्यादा लिया जाता है। नहीं, आपने देखा होगा कि ट्रेन में स्वच्छता बहुत होने लगी है, पहले से समय पे चलने लगी है, क्योंकि जिस तरह से ट्रैकिंग रखी है, जो रेलवे ने अपना पूरा बोर्ड बनाया हुआ है, वहाँ में दिल्ली के अगर आप ऑफिस में आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे डैशबोर्ड के ऊपर होता है कि कौन सी ट्रेन कितने समय पे चली, कहाँ चली, किस तरह से देरी हुई, तो ये सब बातें की मॉनिटरिंग आधुनिकीकरण से हो रही है। तो ये बात बताना तो गलत है कि ट्रेन का अलग नाम देना, क्योंकि जिस तरह से नयापन हम लोगों ने दिया है, जिस तरह से स्टॉपेज देने के, जो पुराने मंत्री थे वो कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर लेते थे लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं होता, उसके बदले में अगर हमें नाराजगी सहन भी करनी पड़े कि कोई सांसद अपने पास से स्टॉपेज मांगे तो उसको ना बोलना है तो ना बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेन की गति के ऊपर उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक के समय को लेके हम लोग बहुत सारा इसके लिए नयापन हम लोगों ने किया है। एक आखिरी सवाल कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन होगा, इसका उद्घाटन कब होगा और रेलवे स्टेशन और कहाँ बन रहा है? गुजरात में भी इस तरीके से जिस तरह से हम लोगों ने गांधीनगर स्टेशन का उद्घाटन किया, उसी तरह से आने वाले दिनों में जैसे जैसे स्टेशन बनते जाएंगे उस तरह से हम लोग उसके उद्घाटन का समय तय करते जाएंगे। धन्यवाद दर्शना जी। और जिस तरीके से बात की जाए कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हो या रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उन सभी पर कायाकल्प करने की बात रेलवे मंत्रालय कर रहा है और आने वाले सालों में ये बदलाव लोगों को देखने मिलेगा, यात्रियों को सुविधा मिलेगी और कुछ जो निजीकरण को लेकर जो विपक्ष सवाल कर रहा है, उन सभी मुद्दों पर दर्शना जरदोश ने हमसे बातचीत की है और किस तरीके से रेलवे विभाग आने वाले दिनों में विकास की ओर अग्रसर होगा, उसका भी दावा उन्होंने किया है। सूरत से श्वेता सिंह, ETV भारत। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।